साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स। यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको ये चेक करना है कि कल की करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द ही एमपी पुलिस का एग्जाम और एमपी पटवारी की वैकेंसी और एमपी एसआई की भी वैकेंसी बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद में रिसेंट एग्जाम क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जो भी परीक्षाएं हुई हैं जिनकी भी आंसर की आई है, जैसे कि आपकी एसएससी सीजीएल 2021 हो गया, आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हो गया और आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 हो गया। तो इन सब की आंसर की आ चुकी है। तो इनमें किस तरह के प्रश्न आए थे बिल्कुल स्क्रीनशॉट के साथ में हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं और उन प्रश्नों के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी भी देंगे। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाया जाता है। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवीजन वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं डेल स्टेन, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, कैचअप कोर्स किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? बिहार, तमिलनाडु, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा कैचअप कोर्स की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आनंदा मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईसीआईसीआई, एलआईसी, भेल या फिर एसबीआई? आंसर की बात करें, आंसर है बी, यानी कि एलआईसी के द्वारा आनंदा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये कल के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका हमने आपको रिवीजन करा दिया। आइए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 3 सितंबर 2021 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानकारी और साथ ही साथ में उनसे बनने वाले स्टैटिक प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक, शिवराज सिंह चौहान, अमरिंदर सिंह या फिर नीतीश कुमार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि अमरिंदर सिंह जो हैं वो यहाँ पर वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हैं, नीतीश कुमार बिहार के हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं। ये सारी जानकारी आपको पता ही है। आइए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। देखिए, तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 1 सितंबर 2021 को इनोवेशन मिशन पंजाब, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएम पंजाब भी कह सकते हैं, इस मिशन का शुभारंभ किया है। किसने? अमरिंदर सिंह ने, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है जो स्टार्टअप से शुरुआत करने के लिए वैश्विक निवेशकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाती है। तो कुल मिलाकर के ये नए नए स्टार्टअप्स जो खोले जा रहे हैं उनके लिए, इनोवेशन के लिए जो है ये शुरुआत की गई है, जिसका नाम है आईएम पंजाब। ठीक है, यह मिशन निवेश परामर्श और बाजार पहुंच के लिए राजदूतों और भागीदारी का एक वैश्विक पूल तैयार करेगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक जानकारी कुल मिलाकर के आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो मिशन है वो स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए चालू किए गए, नए नए जो स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं पंजाब में। ठीक है, कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। तो कोविड योद्धा ऐप पंजाब राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसके 100 साल पूरे हुए हैं और यही प्रश्न अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में पूछ लिया गया था। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार 100 साल पूरे हुए हैं, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर या फिर 5 सितंबर? आंसर देख लें। सही आंसर ए, यानी कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। पहला विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर 2009 को एशिया पैसिफिक कोकोनट कमेटी द्वारा मनाया गया था। और पहला कब मनाया गया था यह प्रश्न पूछा जा सकता है, एसएससी सीजीएल में कुछ दिन पहले पूछा गया था। ठीक है,
तो याद रखिएगा विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पहला 2009 में मनाया गया था। वर्ष 2021 की थीम क्या है ये आपको याद रखना है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भी एक सुरक्षित, समावेशी, लचीले और सतत नारियल समुदाय का निर्माण जो है ये वर्ष 2021 की विश्व नारियल दिवस की थीम है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नारियल के ताड़ को अक्सर इसके बहुमुखी उपयोग के कारण जीवन वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है जीवन वृक्ष के रूप में इनमें से किस वृक्ष को जाना जाता है? तो याद रखिएगा नारियल को यहाँ पर जीवन वृक्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश के द्वारा आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन या फिर अफगानिस्तान? आंसर की बात करें, सही आंसर बी यानी कि श्रीलंका में अभी हाल ही में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया है। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आर्थिक आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360 में आर्थिक आपातकाल के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है भारत में आर्थिक आपातकाल, और उम्मीद करते हैं कभी लागू भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए कुछ जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में बताते हैं। तो देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब आर्थिक आपातकाल में होता क्या है? देखिए, जब जब आर्थिक आपातकाल लगता है तो जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी जो वेतन होता है उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है भारत में कभी भी आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है। सेना उस कार्रवाई की निगरानी करेगी जो अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देती है कि चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं को सरकार द्वारा गारंटी कृतियों का आयात लगा करके आयात लगाकर निर्धारित कीमतों पर बेचा जाए। ठीक है, मतलब अब कुल जो आपका ये चावल और चीनी है, जिस जो चीज़ें मतलब आर्थिक में जो डेली उपयोग की है उनको सेना के द्वारा यहाँ पर सेना की निगरानी में बेचा जाएगा, जिससे कि आर्थिक आपातकाल जो लगा है उसको जल्द से जल्द हटाया जा सके। चलिए श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका के साथ भारत की एक युद्ध अभ्यास होता है जिसे मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं स्टैटिक का जो श्रीलंका से बार बार पूछा जाता है। तो अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो याद रखिएगा श्रीलंका में भेजा था। श्रीलंका की दो राजधानी है, एक तो कोलंबो है और दूसरी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेट, अभिनेता, राजनेता या फिर संगीतकार? आंसर की बात करें, सही आंसर बी यानी कि वे एक अभिनेता थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिनका अभी हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। कुछ जानकारी आपको देते हैं, इनकी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। तो अभिनेता और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का सितंबर 2021 में निधन हो गया है। सिद्धार्थ शुक्ला ने मॉडल के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी और टेलीविजन पर एक शो चलता था बाबुल का आंगन छूटे नाम में मुख्य भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की थी। इन्होंने रियलिटी शो में भी भाग लिया था जिसमें झलक दिखला जा 6 और बिग बॉस 13 शामिल है। ठीक है, वे हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का हिस्सा भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है, बस इतना याद रखिए। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाएगा, सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा वे एक अभिनेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मनोज सिन्हा, मनोज वाजपेयी, मुकेश खन्ना या फिर पीयूष गोयल? आंसर देख लेते हैं, सही आंसर है ए यानी कि मनोज सिन्हा के द्वारा अभी हाल ही में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 पहल का शुभारंभ किया गया है। अब ये 7 पहल क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आइए देते हैं। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 सितंबर 2021 को स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी की महिलाओं के लिए 7 पहल लॉन्च की है। जम्मू कश्मीर में लगभग 48,000 स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाएं हैं। इन स्वयं सहायता समूह से 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 48,000 स्वयं सहायता समूह जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, जिससे 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 7 पहल क्या करेगी? तो 7 अप्रैल इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों पर सलाह देगी और बाजार संबंधों पर जोर देगी। तो जो 7 पहल है ये क्या करेगी? तो जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जैसे कि पापड़ बना लेती हैं, कुछ लोग कुछ बीड़ी उद्योग में लगी हुई हैं, कुछ खिलौने उद्योग में लगी हुई हैं, ठीक है, सेब वगैरह बेचती हैं, तो इन लोगों की सहायता करने के लिए 7 पहल का शुभारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। ठीक है, दासिंगम राष्ट्रीय उद्यान, डल लेक, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में नया नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। लद्दाख से जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये भी याद रखिए, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर से अलग करके कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है? तो याद रखिएगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और लद्दाख में ही सौकर झील स्थित है जो अभी हाल ही में चर्चा में बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए, कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या फिर स्नैपचैट? आंसर की बात करते हैं, देखिए, तो सही आंसर है सी, यानी कि कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बनाने के लिए गूगल के साथ में साझेदारी की है। किसने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए गूगल के साथ में साझेदारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैशटैग कोविड-19 पहल की शुरुआत की। गूगल पर कोविड वैक्सीन नियर मी खोजें और स्लॉट की उपलब्धता और अन्य चीज़ों की जांच करें। स्लॉट बुक करने के लिए बुक अपॉइंटमेंट सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अब इससे क्या होगा, इससे आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए। सीधे गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए वैक्सीन नियर मी, ठीक है? वहाँ से अपना स्लॉट बुक कीजिए और सीधे आप जाकर के वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गूगल के साथ में ये साझेदारी की है, ठीक है? उपयोगकर्ता अंग्रेजी भाषा के अलावा 8 भारतीय भाषाओं में भी सर्च कर सकते हैं। तो जब प्रश्न कठिन बनाया जाएगा तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोविड-19 वैक्सीन के बारे में गूगल से जानकारी कितने भाषाओं में प्राप्त की जा सकती है? तो एक तो अंग्रेजी और उसके अलावा 8 भारतीय भाषा, यानी कि कुल मिलाकर के 9 भाषाओं में आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 3 सितंबर 2021 से मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वर्ष 2021 के लिए तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा तुलसी शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 की बात की जा रही है, याद रखिएगा। एन.एस. चौहान, हरिवल्लभ शर्मा, गोपाल सिंह सिसोदिया या फिर उपरोक्त सभी? आंसर देख लें, सही आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इन तीनों लोगों को वर्ष 2021 के लिए तुलसी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, तो तुलसी साहित्य अकादमी मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्ष 2020 एवं 21 के लिए सम्मान घोषित कर दिए गए हैं। वर्ष 2021 के लिए तुलसी शिखर सम्मान एन.एस. चौहान इंदौर, हरिवल्लभ शर्मा भोपाल, गोपाल सिंह सिसोदिया दिल्ली, धर्मचंद्र मेहता, शिव कुमार दीवान भोपाल मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। तो इतने लोगों को वर्ष 2021 के लिए तुलसी शिखर सम्मान दिया गया है। 2020 की बात करते हैं तो वर्ष 2020 के लिए तुलसी शिखर सम्मान डॉक्टर संगम लाल त्रिपाठी प्रतापगढ़ को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2020 का रत्नावली सम्मान डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन चेन्नई, डॉक्टर वर्षा ढोबली शशि लादिया जबलपुर को दिया गया, ठीक है। तो इन लोगों का नाम आपको याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी एमपी के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये शिखर सम्मान आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने हाल ही में कितने नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? 4, 5, 6 या फिर 7? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि 4 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की यहाँ पर निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। देखिए, तो मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि प्रदेश भर में 128 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 4 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ? तो देखिए, इसमें बहुउद्देशीय औद्योगिक पार्क मोहना, रतलाम, जावरा और कटनी शामिल हैं। तो ये 4 जगह पर जो है यहाँ पर औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। चलिए कुछ स्टैटिक जी के देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में आई थी और जो नवीन नीति है वो 1988 की चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर आदि मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं। तो याद रखिएगा, ये 4-5 कॉम्प्लेक्स लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। औद्योगिक नीति भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? जयंत माधव भिसे, श्री उदय उदय परांजपे, डॉक्टर विकास दबे या फिर राहुल रस्तोगी? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि जयंत माधव भिसे के द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक का पदभार ग्रहण किया गया है। देखिए, श्री जयंत माधव भिसे ने उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर भी मौजूद थीं। एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर हो रहा है कि हमारी पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री कौन है मध्य प्रदेश की? तो याद रखिएगा, सुश्री उषा ठाकुर जो है वो यहाँ पर पर्यटन मंत्री हैं मध्य प्रदेश की। चलिए कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी कहाँ पर है? भोपाल में है। स्थापना 1979 में हुई थी। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? तो मैहर, सतना में ये समारोह मनाया जाता है। और 40वें संगीत समारोह का आयोजन 19 से 21 मार्च 2021 के बीच किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न।
वायुमंडलीय दाब में होने वाली आकस्मिक गिरावट इनमें से किस घटना को प्रदर्शित करती है? तेज वर्षा, आंधी तूफान, सामान्य मौसम या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बात करें, सही आंसर बी यानी कि आंधी तूफान को प्रदर्शित करती है अगर तीव्रता से गिरावट आती है यहाँ पर वायुमंडलीय दाब में। देखिए, वायुमंडलीय दाब का आकस्मिक रूप से गिरना इस बात का संकेत होता है कि मौसम आंधी तूफान वाला होने वाला है। सर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, वायुमंडलीय दाब कम होने से जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ के निकल जाती है और उनका स्थान भरने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं, और ठंडी हवाएं दूसरे प्रदेशों से आती हैं, अन्य क्षेत्रों से आती हैं, तेज़ी से उस स्थान को भरने के लिए। इससे क्या होता है, इससे कि मौसम में जो है आंधी तूफान आना लगभग तय हो जाता है। ठीक है, तो अब आप याद रख सकते हैं, अगर मौसम में आंधी तूफान आएगा तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो इनमें से कौन सी घटना होती है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु ग्रहण या फिर केतु ग्रहण। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ए यानी कि सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए कुछ जानकारी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर वापस लौट जाता है और पूरा प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाता है, जिससे सूर्य नहीं दिखाई देता है, और इस परिघटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आप अपने आप दिमाग लगा सकते हैं, जैसे कि पहले सूर्य और पृथ्वी एकदम आमने सामने चमक रहे हैं, प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर, लेकिन अचानक से जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकरा करके वापस लौट जाता है। तो क्या होता है, सूर्य पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शुष्क पानी, शुष्क पत्थर, शुष्क बर्फ या फिर शुष्क हवा। आंसर देख लें, सही आंसर है सी यानी कि शुष्क बर्फ के नाम से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस अवस्था में होती है तो यह सफ़ेद बर्फ की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आंसर की में आई है, जो भी उसमें जो भी प्रश्न आए हैं। उसके बाद में एसएससी सीजीएल यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आज हम यहाँ पर प्रश्न लेकर के आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सीधे एग्जाम पेपर से। देखिए, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं, इन कूट का प्रयोग करते हुए सही प्रश्नों की जानकारी आपको देनी है। सही आंसर इसमें बी यानी कि पहले चौथा आएगा, यानी सबसे पहले यहाँ पर इल्तुतमिश आया था, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसके बाद में शेरशाह सूरी आया था, और सबसे अंत में अकबर आया था। कुछ इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कालक्रम आपसे पूछ लिया जाता है, तो सभी का कालक्रम आपको याद रखना है। ठीक है, इल्तुतमिश सबसे पहले आया था, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर शेरशाह सूरी आया, और उसके बाद में अकबर आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चरक संहिता का संबंध इनमें से किससे है? आंसर की बात करें, सही आंसर बी यानी कि चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। चरक एक महान चिकित्सक थे जो यहाँ पर शल्य क्रिया के लिए प्रसिद्ध थे। तो चरक संहिता, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। तो चरक संहिता का संबंध किससे है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या फिर शंकराचार्य। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए यानी कि जो संत तुकाराम थे वो संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी एक मराठा सम्राट थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए शिवाजी को जाना जाता है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया, तो ये भी आपको याद रखना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। तो इनका टाइम क्या है? तो 1773 से लेकर 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने झूठा आरोप लगा करके एक ब्राह्मण की हत्या करवा दी थी। तो ऐसे बहुत से प्रश्न जो है बन सकते हैं कि ये सारे कार्यक्रम किसके शासनकाल में हुए थे। तो याद रखिएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न बनता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो गवर्नर जनरल थे। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि वेदों की ओर लौटो किसका प्रसिद्ध नारा है? सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए देखते हैं किस किसने सही जानकारी दी है। तो पुरुषोत्तम परमार ने बिल्कुल सही बताया है, उसके बाद में प्रज्ञा 996 ने बिल्कुल सही बताया है, उसके बाद प्रीति बंसीवाल ने बिल्कुल सही बताया है, सेवक वर्मा ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, राहुल मालवीय ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, सुनील कुशवाहा ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद सुनील कुशवाहा के बाद में धर्मेंद्र सूर्या ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। इन्होंने इनकी डेथ के बारे में बताया, इनका जन्म कब हुआ था ये बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र सूर्या जी।
उसके बाद अवंतिका शुक्ला ने बिल्कुल सही बताया है। पूजा दांगी ने भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, काफ़ी जानकारी इन्होंने इस प्रश्न के बारे में बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा दांगी जी। उसके बाद में सचिन पारसन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए आज का प्रश्न, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? यही आपको आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है। एक आपको हिंट दे देते हैं, यह विटामिन हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और यह हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि समय समय पर आपके पास में वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथ में जो MP की वीडियो बहुत जल्द आने वाली हैं, तो MP की वीडियो की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।